पहला हम लिखेंगे सेक्शन, फिर हम लिखेंगे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पहले मुझे बनाने दीजिए प्लीज, आप लोग अभी से मत बनाइएगा वरना हो सकता है आपको फिर काटना पड़ जाए, तो थोड़ा सा 2 मिनट का पेशेंस रखिए। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, हाँ इतना बता दे रहा हूँ कि आपका लैंडस्केप फॉर्मेट में ही बनेगा। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन not regarded as not regarded as transfer। फिर कुछ कंडीशंस अगर होंगी तो वो देखेंगे हम। कंडीशंस, और इसके बाद हम देखेंगे होल्डिंग पीरियड क्या कहलाया जाएगा। याद है हम पढ़े थे पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट, पीओएचए पोहा, मतलब उस एसेट को कितना दिन आपने होल्ड करके रखा, वो इसमें हम देखेंगे। इसको लिखिए होल्डिंग, इसको ऐसे लिखेंगे होल्डिंग पीरियड, देन लास्ट में आपका एक और आएगा जो रहेगा कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी। बस कुछ इस तरीके का हमारा एक टेबल बनेगा। तो आप लोग भी अब इसके अकॉर्डिंगली बना सकते हो। अगर आप लोग लैंडस्केप मोड यूज कर रहे हो ना तो मान के चलिए आराम से आपका 2 3 4 पेज तो लग ही जाएगा, इतना सारा इसमें पॉइंट और कंडीशंस है। ठीक है, बनाइए। अभी आप लोग बना सकते हैं। बना लेने के बाद मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपका हो गया बोल के, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बन गया सर। हो गया, बाकी लोग प्लीज कंफर्म करो फटाफट, हो गया क्या? हो गया सर। ओके फाइन। यस सर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 47 क्या बताता है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन को हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। तो चलिए फिर लिखिए, सबसे पहला आपका सेक्शन 47 सब सेक्शन 1 क्या है ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मैं कैपिटल एसेट को सी ए लिखूंगा, आप लोग समझ जाइएगा। यहाँ पर सी ए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, सी ए मतलब यहाँ पर इस चैप्टर में कैपिटल एसेट है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट इन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ HUF। अगर एक HUF का पार्टीशन होता है
और पार्टीशन होने के बाद उसका कैपिटल एसेट अगर जो भी मेंबर है उनके बीच में अगर ट्रांसफर हो रहा है तो उस ट्रांसफर को हम इनकम टैक्स की नजर में ट्रांसफर नहीं मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। तो यहाँ पर कंडीशन कुछ भी फुलफिल नहीं करनी है। अब होल्डिंग पीरियड मतलब क्या? अब देखिए, ट्रांसफर करने वाला ट्रांसफरर, जिसको मिला वो ट्रांसफरी, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफरर कौन हो गया? HUF। तो इसको एक सेकेंड, इसको आप ऐसे लिखिए, हो एक सेकेंड, ये क्या हो गया? इसको आप लोग ऐसे लिखिए, होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड का जो हेडिंग है ना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। होल्डिंग पीरियड in the hands of transferee if subsequent transfer by him। और यहाँ कॉस्ट, हाँ ठीक है, ये लिखिए, होल्डिंग पीरियड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरी इफ सब्सिक्वेंट ट्रांसफर बाय हिम। हाँ तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि HUF ने एक बार तो ट्रांसफर कर दिया, किसको? ट्रांसफरी को। HUF कौन है? ट्रांसफरर। HUF के मेंबर कौन है? ट्रांसफरी। तो HUF का प्रॉपर्टी मान लो कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गया, किसको? उसके मेंबर लोग को। तो इस लेन देन को हम तो ट्रांसफर माने ही नहीं इनकम टैक्स की नजर से। लेकिन अब बाद में जो मेंबर है वो अगर उस कैपिटल एसेट को किसी और को अगर बेच दे या ट्रांसफर कर दे तो उस मेंबर ने, तो उस मेंबर के पास वो एसेट कितने समय तक रहा? पीरियड ऑफ होल्डिंग देखो, मान लो ये आपका HUF है, HUF ने अपने मेंबर को एक कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर दिया, लेकिन हम इनकम टैक्स की नजर से इस लेन देन को ट्रांसफर नहीं मान रहे। अब इस मेंबर ने इस कैपिटल एसेट को आगे चल के किसी और थर्ड पार्टी को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में हम इसको ट्रांसफर मानेंगे, ठीक है। और जब हम ट्रांसफर करते हैं तो आपका क्या होता है? लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो कैपिटल एसेट था वो लॉन्ग टर्म था कि शॉर्ट टर्म था। आपको याद है ना, हमने देखा था फाइनेंशियल एसेट, स्पेशल एसेट और अदर एसेट। ये मोर देन 12 मंथ अगर आप रखते हो तो लॉन्ग टर्म कहलाता है। ये मोर देन 24 मंथ अगर आप अपने पास रखते हो तो लॉन्ग टर्म कहलाता है। और अदर एसेट मोर देन 36 मंथ अगर आप रखते हो तो आपका लॉन्ग टर्म कहलाता है, ठीक है ना। तो आपने ये जो कैपिटल एसेट है ये वाला, इसको जब आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके हम पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट वो देखेंगे, उसको बाद डिसाइड करेंगे वेदर इट इज अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। तो आपके पास ये पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है ये कैसे पता चलेगा? समझ में आपको ये कैसे पता चलेगा? तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इस केस में कुछ इस तरीके से करेंगे। मान लो ये HUF है, HUF ने 5 साल उस एसेट को रखा था, फिर ट्रांसफर कर दिया किसको? अपने मेंबर को। इस मेंबर ने 2 साल इस एसेट को रखा और फिर बेच दिया किसी थर्ड पार्टी को। तो इस मेंबर के केस में जो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एसेट है वो पता क्या कहलाएगा? वो मेंबर ने 2 साल रखकर ट्रांसफर कर दिया ना, तो मेंबर के पास कितना साल रहा? 2 साल। लेकिन क्योंकि ये स्पेशल केस है, हमने जब HUF ने मेंबर को दिया था एसेट तब तो उसको ट्रांसफर नहीं माना। तो अभी इस केस में हम क्या करेंगे? अगर मेंबर किसी और को अगर ट्रांसफर करता है तो मेंबर ने जितना समय रखा दैट इज 2 ईयर, उसके साथ प्लस कर देंगे प्रीवियस ओनर जो था उसने जितना साल होल्ड करके रखा था दैट इज 5 ईयर। तो टोटल मेंबर ने कितना साल उसको रखा? 7 साल। और 7 साल अगर रखा तो इट मीन ये क्या हो गया आपका? ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया। समझ में आपको? हाँ या ना बताइए, क्या आपको समझ में आया? जी सर।
तो देखिए अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, होल्डिंग पीरियड में क्या लिखेंगे, इसमें लिखिए previous owners holding period, previous owners holding period shall be included, समझ में आ गया आपको जो भी मैंने आपको डिस्कस करवाया, मतलब मेंबर ने जितना साल होल्ड किया प्लस प्रीवियस ओनर ने जितना साल होल्ड करके रखा था, दोनों को मिला देंगे। अब देखिए कॉस्ट मतलब क्या, एचयूएफ ने जब अपने मेंबर को ट्रांसफर किया तो इसको तो हम ट्रांसफर माने नहीं पहले से इनमें, लेकिन फिर से इस एग्जांपल को देखो कि जो मेंबर है अगर वो मेंबर उस एसेट को किसी और को अगर ट्रांसफर कर रहा है तो उसको हम ट्रांसफर मानेंगे और उसके ऊपर क्या निकालेंगे, हम कैपिटल गेन निकालेंगे। एग्जांपल के तौर पे इसको समझिए, यहाँ पर इसी वाले एग्जांपल को यहाँ पर आप समझिए, देखिए एक मिनट रुकिए, ओके देखिए ये एचयूएफ जब इसको मेंबर को ट्रांसफर किया एंड मेंबर जब किसी थर्ड पार्टी को जब ये ट्रांसफर किया तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर माना जा रहा है इसको, यहाँ पर इसको ट्रांसफर माना जा रहा है। फिर से समझिए ये एचयूएफ है, इसने ट्रांसफर किया अपने मेंबर को और इसने फिर बाद में दे दिया किसी थर्ड पार्टी को, ठीक है। मान लीजिए मेंबर ने, यहाँ पर तो ट्रांसफर नहीं माना गया तो कैपिटल गेन नहीं आया, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफर माना जाएगा तो कैपिटल गेन आएगा। तो मान लीजिए मेंबर ने क्या किया, मेंबर ने सेल किया कितने में, 3 लाख रुपए में, ठीक है। तो सेल किया 3 लाख रुपए, इससे माइनस क्या करते हैं, मेंबर को कॉस्ट कितना पड़ा था इस एसेट का वो माइनस कर देंगे और बैलेंस जो निकलेगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका कैपिटल गेन हो जाएगा और इस अमाउंट के ऊपर क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि यहाँ पर तो एचयूएफ ने अपने मेंबर को दिया, एचयूएफ ने अपने मेंबर को दिया तो ये ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पर तो फ्री फोकट का चले गया, यहाँ पर ये तो फ्री का हो गया। लेकिन मेंबर के हाथ में कॉस्ट कितना माना जाएगा जब वो बेचेगा तो, क्योंकि पहले एचयूएफ ने तो उसको कहीं कुछ एक कॉस्ट देके खरीदा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एचयूएफ का जितना कॉस्ट पड़ा था ना, एचयूएफ को जितना कॉस्ट पड़ा था हम मान लेंगे कि इस मेंबर को भी उतना ही कॉस्ट पड़ा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये इसको पड़ा था 2 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 लाख रुपए माइनस करेंगे और बैलेंस जो 1 लाख रुपए आया इसको हम मानेंगे कैपिटल गेन हुआ है। समझ में आया, क्योंकि मेंबर को तो फ्री में मिल गया ना कॉस्ट, तो कॉस्ट क्या मानेंगे, कॉस्ट टू दी प्रीवियस ओनर, जो प्रीवियस ओनर कौन था, एचयूएफ था। तो चलिए लिखिए यहाँ पर कॉस्ट इन दी हैंड्स ऑफ ट्रांसफर के केस में लिखिए कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। ये हमारा पहला सिचुएशन खत्म हुआ। बताइए कितनों को इसमें डाउट है, कितनों को इसमें डाउट है बताइए। अब यहां से आपको शायद लगे कि हाँ अब आप कुछ इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, क्योंकि इसके पहले जो भी था बहुत ही सिंपल सा था, यहाँ पर बहुत सारा चीज हमको ध्यान में दे रखना पड़ेगा। बताइए जो भी आपका प्रॉब्लम है प्लीज आप बताइए, अदरवाइज आपको दिक्कत हो जाएगा, है ना।
प्लीज बताइए। अरे कुछ डाउट है तो बताओ, वरना मैं समझूंगा कैसे कि आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। सर मेरा डाउट नहीं है। बाकी लोग, क्या मैं ये समझूं आप लोग समझ चुके हो? यस सर। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन हम लिखेंगे सेक्शन 47 सब सेक्शन 3, सेक्शन 47 सब सेक्शन 3। लिखिए इसके अंदर, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट कमा विल कमा इररिवोकेबल, इररिवोकेबल ट्रस्ट। अगर किसी ने कैपिटल एसेट का ट्रांसफर किया अंडर अ गिफ्ट या अंडर अ विल या अंडर अ इररिवोकेबल ट्रस्ट, तो उस केस में हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे कि यह ट्रांसफर हुआ ही नहीं और इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं। याद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमने क्या पढ़ा था कि गिफ्ट आपका एग्जाम्प्ट होता है अगर आपको रिलेटिव से मिले तो। सोच कर देखिए, आपके पापा ने एक जमीन खरीदी थी और वो जमीन आपके पापा ने आपको आपके बर्थडे पे गिफ्ट कर दी, तो ये तो ट्रांसफर हुआ। तो आपके पापा आपको जब ये कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं और उतने में इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं 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 आपको तो टैक्स देना पड़ेगा, तो ये कैसी बात हुई? तो इसीलिए इस चीज को यहाँ से निकाल दिया गया, ठीक है। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस केस में आपको कुछ एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? लिखिए इसके अंदर कंडीशन में लिखिए, कैपिटल एसेट अदर देन शेयर्स कमा डिबेंचर्स और वारंट्स अलॉटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक है, अगर शेयर डिवेंचर वारंट के केस में हो तो भैया वो आपका क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट अदर देन शेयर्स डिवेंचर वारंट अलॉटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अंडर ESOP। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो हम इसको ट्रांसफर नहीं मानेंगे, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम इसको ट्रांसफर मान लेंगे। मान के चलिए आपके एग्जाम पर्पस के लिए ये वाला इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल इसका एक पार्ट था तो मैंने लिखवा दिया, कंफ्यूज मत होइएगा। अब क्योंकि ये भी आपको फोकट में मिल गया तो यहाँ पर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या हो जाएगा बताओ मेरे को? ये भी आपको यहाँ पर जब फोकट में मिल गया तो पीरियड ऑफ होल्डिंग और कॉस्ट क्या होगा? वही जो ऊपर होगा, लिखिए प्रीवियस ओनर्स होल्डिंग पीरियड shall be included, previous owners holding period shall be included and cost में क्या हो जाएगा? cost to the previous owner। previous owner को जो cost पड़ा था
वही आपका भी कॉस्ट होगा बोल के मान लिया जाएगा। देखिए इतना, फिर आपको मैं डिस्कस करवाता हूँ इसको। लिख लिए क्या? Yes, Yes, sir. sir. अब देखिए ये क्या बोलना चाह रहा है। देखिए मान लीजिए ये है पापा और ये है सन। पापा ने एक घर खरीदा था और बेटे के 30th बर्थडे पर पापा ने ये घर क्या कर दिया? गिफ्ट कर दिया। मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या ये घर, क्या ये कैपिटल एसेट है? हाँ या ना? अगर आपको याद होगा कैपिटल sir. एसेट का डेफिनेशन क्या? Yes, प्रॉपर्टी sir. एनी काइंड, है ना? तो ये प्रॉपर्टी है, हेंस ये एक कैपिटल एसेट है। लेकिन अभी भी हमने ये देखा क्या, सेक्शन 47 सबसेक्शन 3 में, कि अगर गिफ्ट में किसी को कोई एसेट अगर ट्रांसफर हो, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हुआ इसको हम क्या मानेंगे? दिस इज नॉट अ ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। ये घर पापा ने खरीदा था 10 लाख रुपए में, और पापा ने अपने पास इस घर को रखा था पूरे कितना? 10 साल। पापा ने इस घर को अपने पास 10 साल रखा था, और जब बेटे का 30th बर्थडे आ गया तो पापा ने ये क्या किया? ये घर बेटे को दे दिया। मुझे ये बताओ, इस सन के लिए इस घर की कॉस्ट क्या पड़ी? 10 लाख। बैड वर्ल अभी तो कितना पड़ा? फ्री ना? Free, sir. उसको कुछ तो नहीं. उसको तो फोकट में मिला है। ठीक है, अब देखिए अब होगा क्या फ्यूचर में। ये बेटा कुछ परिस्थिति बिगड़ी और इसने क्या किया, इसने अपने किसी एक फ्रेंड को ये घर सेल कर दिया। ठीक है, तो जब बेटे ने ये घर अपने दोस्त को सेल किया तब हम इसको क्या मानेंगे? ट्रांसफर मानेंगे। और मान लीजिए बेटे ने घर को बेचा, कितने में बेचा? मान लीजिए 20 लाख रुपए में बेच दिया। समझ में आया? ये सीन आप समझ में आया आपको? पहले ये बताइए, कहानी पूरी क्लियर जी है? सर। हाँ, अब होगा क्या, Yes, sir. अब इनकम टैक्स वाले आएंगे। इनकम टैक्स वाले बोलेंगे कि भैया देखो, आपको सेल करके पैसे मिले, कितने मिले? 20 लाख रुपए। तो अब आप इसके ऊपर टैक्स का पेमेंट करो, पूरे 20 लाख के ऊपर करो। तो बेटा बोलेगा कि नहीं सर, इसका घर का कुछ लागत भी तो होगा, उसको तो माइनस करो कम से कम। तो इनकम टैक्स वाले बोले कि नहीं, ऐसा कैसे होगा, आपको तो फ्री में मिला है, आप पूरे 20 लाख के ऊपर टैक्स दो। तो बोलते ऐसे नहीं होता। मान लो कि ये घर मेरे पापा मेरे को गिफ्ट नहीं करते और ये घर आज ही पापा के नाम पे होता, और पापा आज इसको अगर बेचते, तब तो आप मानते पापा को तो ये घर लागत में पड़ा था, पापा तो खरीद कर लेकर आए थे। तो इनकम टैक्स ने बोला कि हाँ ये बात भी सही है। तो सिर्फ ऐसे स्पेशल केसेस में उन्होंने इसको अलाउ किया। उन्होंने बोला चलो ठीक है, हम मान लिए कि बाप बेटे का पैसा एक ही हो गया, बाप बेटे का प्रॉपर्टी भी एक ही हो गया। तो इस घर को खरीदने में जो लागत 10 लाख की पड़ी थी, हम मान रहे हैं बेटे को भी वो 10 लाख की लागत पड़ी थी। मतलब बेटे का कॉस्ट क्या माना गया? कॉस्ट टू दी प्रीवियस ओनर। प्रीवियस ओनर कौन थे? पापा। पापा को कितना लागत पड़ा? 10 लाख। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस कॉस्ट, कितना? 10 लाख रुपए। और तो हमारा गेन कितना हो गया? 10 लाख रुपए। समझ में आया? अब ये जो गेन है ये आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, ये कौन डिसाइड करेगा? मुझे बताइए, घर कौन सा एसेट है? अगर आपको याद है फसाओ, तो घर किस में आ रहा था, याद है आपको? स्पेशल एसेट में। स्पेशल एसेट में घर आ रहा था, और यहाँ पर क्या बोला गया था? इफ मोर देन 24 मंथ अगर आप उसको होल्ड करते हो तो आपका क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। एंड
यहाँ पर हम क्या मानेंगे कि मान लो बेटे ने 2 साल रख कर घर बेच दिया, तो होल्डिंग पीरियड ऑफ एसेट कितना होगा? 2 साल बेटे ने रखा प्लस प्रीवियस ओनर ने कितना साल रखा था? 10 ईयर, वो भी हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे, तो टोटल कितना हो गया? 12 ईयर, यानी कि मोर देन 24 मंथ हो गया। हेंस ये आपका लॉन्ग टर्म हो गया। तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या आप लोग को समझ आया पूरी कहानी? फटाफट बताइए। इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले यस सकते, सर। इस सिचुएशन का स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, और बाद में अपनी नोटबुक में प्लीज अपडेट कर लेना। हो गया ना? ले लिया स्क्रीनशॉट? 1 2 3 क्लिक। अब चलिए थोड़ा सा नोट अपडेट कर लेते हैं। नहीं, नोट हो चुके, अब खाली उसको पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है देखो, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट विल एंड इररिवोकेबल ट्रस्ट। उस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या कहलाया जाएगा? अगर जिसको ट्रांसफर हुआ वो अगर बेच देता है तो पीरियड ऑफ होल्डिंग में प्रीवियस ओनर का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगा वो भी हम इंक्लूड करेंगे। एंड कॉस्ट के केस में क्या होगा? कॉस्ट जो प्रीवियस ओनर को पड़ा था, यानी कि पापा को 10 लाख का पड़ा था, उतना ही कॉस्ट हम मानेंगे। समझ में आया आपको ये 2 पॉइंट? फटाफट बताइए, क्या आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आके इसको कंटिन्यू करते हैं।